वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेलकम अनदर वीडियो फ्रॉम एस बायोलॉजी। होपफुली आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आपको पता है कि 6 जून को CSIR का लाइफ साइंस का एग्जाम्स है। सो अभी टाइम बहुत कम बचा हुआ है। ये टाइम आप लोगों का बेसिकली प्रिपरेशन और रिवीजन करने के लिए है। जितना जल्दी आप हो सके अपने सारे पढ़े हुए टॉपिक को और जो भी आपने सारी चीज़ों को रिपेयर किया है आप उनको जल्दी से जल्दी ब्रशअप कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेसिकली इम्यूनोलॉजी का जो की पॉइंट्स है। कोशिश यही रहेगी कि जितने भी सारे सिलेबस हैं पूरे CSIR का उन सभी टॉपिक्स में से जो इम्पोर्टेंट हैं उनको कवर किया जाए। और इस पूरे वीडियो में हम लोग सारे उन की पॉइंट्स को फोकस करेंगे जहाँ से आपके CSIR के एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट आपका आता है दैट इज़ इम्यूनोजन का। और इम्यूनोजन से आपसे सवाल पूछे जाते हैं इम्यूनोजेनिसिटी को लेकर के कि ऐसा क्या है जो कि इम्यूनोजन को एंटीजन से डिफर बनाता है और वो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी इम्यूनोजन का जो कि उसको इम्यूनोजेनिसिटी कॉज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। सो इम्यूनोजन को लेकर के जो टर्म्स आते हैं दैट इज़ द इम्यूनोजेनिसिटी डिफाइन करता है बेसिकली कि एक ऐसी एबिलिटी जो कि आप किसी भी इंडिविजुअल्स की बॉडी में वो उसके इम्यून रिस्पॉन्स को क्या कर सके, एक्टिवेट कर सके, इंड्यूस कर सके। ऐसे मॉलिक्यूल्स को आप क्या बोलते हैं, दैट इज इम्यूनोजन बोलते हैं। और इस प्रॉपर्टी को, इस फिनोमेना को इम्यूनोजेनिसिटी के नाम से जाना जाता है। तो इम्यूनोजेनिसिटी इज डिफाइंड एज व्हाट, दैट इज द एबिलिटी टू इंड्यूस अ ह्यूमरल और सेल मेटेड इम्यून रिस्पॉन्सेस ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी में अगर वो मॉलिक्यूल्स अगर इंटर करता है तो वो उसके इन सिस्टम्स को क्या करे, एक्टिवेट करे, तो उसको आप बोलते हैं दैट इज द इम्यूनोजन। लाइक एज हियर दैट इज द बी सेल्स जो कि आपका लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं, ये बी सेल्स है। और आपका ये एंटीजन होगा जो कि एज इम्यूनोजन का काम करेगा। जब इससे इंटरेक्ट होगा तो ये क्या होगा, एक्टिवेट करेगा। और एक्टिवेट होने के बाद आपका इफेक्टर बी सेल्स बनेंगे, फिर उसके बाद मेमोरी सेल्स बनेगा। और इस इफेक्टर बी सेल से क्या बनेगा, दैट इज आपका प्लाज्मा सेल्स। और प्लाज्मा सेल्स क्या बनाएगा, एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी अगर क्या करेगा, इस एंटीजन को किल करेगा, राइट। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट सेल्स बोलते हैं। और ये टी सेल्स बेसिकली क्या करेगा, जब कभी भी कोई भी इम्यूनोजन इससे एंटीजन बोला गया अगर आपका जाकर किससे क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा तो इसे एक्टिवेट करेगा। और एक्टिवेट करने के बाद आपका टी सेल्स इफेक्टर बनाएगा, टी मेमोरी सेल्स बनाएगा। और इफेक्टर सेल्स जो होती है साइटोकाइन्स का काम करती है। सो बेसिकली आप देख सकते हैं इम्यूनोजेनिसिटी का मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जो कि किसी इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करने में क्या करे, एबल हो, से आप क्या बोलते हैं, इम्यूनोजेनिसिटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट टर्म्स आता है एंटीजेनिसिटी। तो एंटीजेनिसिटी मोस्ट ऑफ द टाइम पे कंफ्यूजन रहता है। एंटीजन्स को हर टाइम पे हम लोग बेसिकली उसको एंटीजन के नाम से प्रोनाउंस करते हैं, बट ये प्रोनाउंसिएशन गलत है। इम्यूनोजन अलग होते हैं और एंटीजन्स अलग होते हैं। तो क्या है डिफरेंस, यहाँ पे आप देखते हैं। Antigenicity is the ability to combine specifically with the final product of the low response. Means एंटीजन वो सिर्फ मॉलिक्यूल होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ जो इफेक्टर टी सेल्स या बी सेल्स होते हैं, मीन्स आपकी जो एंटीबॉडी बनी हुई है उससे जाकर के सिर्फ वो कंबाइन हो सकता है, उससे जाकर वो रिएक्ट हो सकता है। लेकिन कभी भी वो इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करने का काम नहीं करेगा। मतलब किसी भी एंटीजन के पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो उस इंडिविजुअल के इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर सके। वो सिर्फ ऑलरेडी पहले से ही एक्टिवेटेड जो सेल्स होंगी जिनसे कि आपका प्लाज्मा सेल्स से आपका एंटीबॉडी बन रहा होगा, उस एंटीबॉडी से वो जाकर के इंटरेक्ट करने का एबिलिटी रखता है। तो एंटीजन मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके पास सिर्फ ये एबिलिटी होती है कि वो जाकर के उस एंटीबॉडी से बाइंड करने का काम करता है। जबकि इम्यूनोजन जो होते हैं वो बेसिकली इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करने का भी क्या करते हैं, काम करते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है दैट इज व्हाट, ऑल इम्यूनोजेंस आर एंटीजेंस बट ऑल एंटीजेंस आर नॉट इम्यूनोजेंस। बताया गया कि जितने भी आपके इम्यूनोजेंस होंगे वो सभी एज एंटीजन का काम करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एज एंटीजन का काम करेंगे, लेकिन सारे एंटीजेंस आपके इम्यूनोजन का काम नहीं करेंगे। एग्जाम्पल्स में आपको यहाँ पे दिया गया है हेप्टेन। हेप्टेन एक लो मॉलिक्यूलर वेट का कंपाउंड है जो कि आपका एंटीजन का काम तो करता है लेकिन इम्यूनोजन का काम नहीं करता। मीन्स व्हाट कि अगर आप हेप्टेन्स को अकेले सिर्फ अगर अपनी बॉडी में यूज करते हैं तो वो आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने का काम नहीं कर पाएगा। लेकिन जब आप उसे किसी किसी कैरियर प्रोटीन के साथ में अगर आप उसे इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो जाकर के क्या करेगा, इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करने का काम करता है, right? So what are the possible factors that influences the immunogenicity? So there are certain factors which affect the immunogenicity of immunogen. वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि उसको इम्यूनोसिटी को अफेक्ट करते हैं। नंबर पहला दैट इज यहाँ पे देयर आर द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इम्यूनोजन विच आर टाइटली अफेक्ट द इम्यूनोसिटी ऑफ दैट इम्यूनोजन, राइट। तो नंबर पहला है फॉरेननेस। फॉरेननेस का मतलब यहाँ पे ये है कि किसी भी दो इंडिविजुअल्स, मान लीजिए इंडिविजुअल्स ए है, इंडिविजुअल्स बी है, इनमें जितना भी स्पीसीज का डाइवर्जन होगा, जितना ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी उतना ज़्यादा, सपोज ए की बॉडी से कोई प्रोटीन है, इस प्रोटीन का इंट्रोडक्शन आपने क्या करा दिया, बी की बॉडी में,
सो इस बी इंडिविजुअल्स की बॉडी में ये एज अ पोटेंट इम्यूनोजन काम करेगा या नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा कि इस वाले बी स्पीसीज का रिलेशन ए वाले से कितना ज़्यादा क्लोज है। अगर ज़्यादा क्लोजर होगा, मतलब सिमिलर होगा, तो वो एंटीजन का काम नहीं करेगा। जितना डिससिमिलरिटीज होगी, जितना ज़्यादा दूरी होगी उसके डाइवर्सिटी में, उसके क्लासिफिकेशंस में, उतना ज़्यादा ये इसके लिए फॉरेन का काम करेगा, राइट। जैसे सपोज कीजिए कि फॉर एग्जांपल कि कोई इनवर्टिब्रेट्स की बॉडी का कोई प्रोटीन हो और वर्टिब्रेट्स में डाला जाएगा, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से उसके लिए एज एंटीजन काम कर सकता है, बजाय इसके कि कोई सपोज कि कोई मैमल्स है, एक मैमल्स की बॉडी से दूसरे मैमल्स की बॉडी में अगर आप डालते हैं तो वो एज अ एंटीजन या एमिनो में काम नहीं कर सकता है। तो सेम स्पीसीज अगर होगा तो उस स्पीसीज का प्रोटीन्स उसके उसी स्पीसीज के लिए एज एंटीजन काम नहीं करेगा, राइट। तो एंटीजन को काम करने के लिए यहाँ पे ज़रूरी क्या है कि उस दूसरा सोर्स ऑफ जो ऑर्गेनिज्म है उससे उसकी डाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा है। जितना ज़्यादा डाइवर्सिटी होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, वहाँ पे इम्यूनोजन की प्रॉपर्टी होगी, राइट। दूसरा आपका मॉलिक्यूलर साइज। मॉलिक्यूलर साइज भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डिसाइड करने के लिए कि किसी भी मॉलिक्यूल्स का इम्यूनोजेनिसिटी क्या होगी। यहाँ पे दिया गया है लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट 5000, मतलब 5000 से अगर नीचे का मॉलिक्यूलर वेट वाला कोई कंपाउंड होगा तो वो बेसिकली एज अ इम्यूनोजन काम नहीं करेगा। और बाकी आपको अपर लिमिट दी गई है यहाँ पे 10,000 की, कि 10,000 अगर रहेगा तो आपका मतलब ठीक ठाक काम करेगा, उससे एबव की रहेगी तो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। तो ये मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर साइज है इनका, ये आपको यहाँ पे दिया गया है कि इतने मॉलिक्यूलर साइज की ये स्टैंडर्ड तरीके के जो इम्यूनोजन वो काम करते हैं, काफ़ी अच्छे पोटेंट इम्यूनोजन माने जाते हैं। केमिकल कंपोजिशंस में आता है कि जितने भी आपके बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका आप देखिए यहाँ पे, तो क्या होते हैं, प्रोटीन नेचर हो सकते हैं या लिपिड नेचर हो सकते हैं या कार्बोहाइड्रेट नेचर के हो सकते हैं। सो मैक्सिमम टाइम पे जो एंटीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं दे ऑल आर द प्रोटीनियस इन नेचर, but sometime it also may be that is a carbohydrate, and after, very few kind of antigens may also contain lipid molecules. So ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो इम्यूनोजन है या फिर एंटीजेंस हैं उनका नेचर प्रोटीन हो सकता है, लिपिड हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। अगर इन तीनों मॉलिक्यूल्स में अगर आप एंटीजेनिसिटी के ऑर्डर को डिसाइड करेंगे तो क्या होगा, प्रोटीन सबसे हाईएस्ट इम्यूनिसिटी शो करेगा, देन कार्बोहाइड्रेट, देन उसके बाद लिपिड, इस तरीके के इनका ऑर्डर बनता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी। जितना ज़्यादा कोई भी मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स होगा, लाइक एज ए प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्सरी स्ट्रक्चर है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू द प्राइमरी वाले के। तो कोई एक इंडिविजुअल्स की बॉडी से अगर दो प्रोटीन निकाले गए हैं और उन दोनों प्रोटीन का जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो प्राइमरी और क्वाटरनरी है, तो डेफिनेटली क्वाटरनरी वाला जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा या लेवल ऑफ ओरिएंटेशन जो होगा वो ज़्यादा पोटेंट एज अ इम्यूनोजन काम करेगा एज कम्पेयर टू द प्राइमरी वाले के। तो कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो मैटर करती है। कॉम्प्लेक्सिटी जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका इम्यूनोजेनिसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। So these are the factors for the immunogenicity. Basically next topic है that is the adjuvants. Adjuvants जो होते हैं वो ऐसे सपोर्टिंग मॉलिक्यूल्स माने जाते हैं जो कि किसी भी एंटीजेंस मॉलिक्यूल्स के इम्यूनिसिटी क्या करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं, राइट, सपोर्ट करते हैं। So substance that mixed with the antigens and inject with it enhance the immunogenicity of the antigens. किसी भी एंटीजन के साथ में उस मॉलिक्यूल्स को मिला देने से उस मॉलिक्यूल का जो इम्यूनोजेनिसिटी होती है वो क्या होती है, इन्हांस हो जाती है। ऐसे मॉलिक्यूल्स को दैट इज द एडजुवेंट के नाम से जानते हैं। यहाँ पे फिगर आप देखिए, इस फिगर से आपको CSIR की एग्जाम में बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये फिगर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझिए। यहाँ पे दिया जा रहा है दो मॉलिक्यूल्स हैं। पहला आपका हेप्टेन है जो कि लो मॉलिक्यूलर वेट आपका कंपाउंड होता है। ये रेड वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, पिंक, ये सब क्या है, हेप्टेन है। ये पूरा ब्लू वाला क्या है, पूरा कैरियर, राइट। जब हेप्टेन और कैरियर के कॉन्जुगेट को मिक्स करके बेसिकली ऐड किया गया रैबिट की बॉडी में, इम्यूनाइज कराया गया, तो यहाँ पे रैबिट की बॉडी में तीन तरीके के क्या बने, एंटीबॉडी बने। पहला एंटीबॉडी बना किसके खिलाफ में, दैट इज अ हेप्टेन के खिलाफ में, मीन्स ये वाले। दूसरा बना किसके खिलाफ में, कैरियर के खिलाफ में। और तीसरा बना किसके, इन दोनों के खिलाफ में। सो देयर आर द थ्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंटीबॉडी विल प्रोड्यूस व्हेन इम्यूनाइज रैबिट विल इम्यूनाइज विद द हेप्टेन कैरियर कॉन्जुगेट प्रोटीन्स। जब हेप्टेन्स और कैरियर के कॉन्जुगेट से इस रैबिट को क्या किया गया, इम्यूनाइज कराया गया, तो वहाँ पे तीन तरीके की पॉसिबिलिटीज़ बनी। तो CSIR में आपसे सवाल पूछा जाता है कि अगर ऐसा किया जाएगा तो मैक्सिमम जो इम्यून रिस्पॉन्स होगा या जो एंटीबॉडी बनेगी वो कौन से टाइप के एंटीजेंस के लिए बनेगी, कि क्या वो हेप्टेन के लिए बनेगा, क्या वो कैरियर के लिए बनेगा, क्या वो कॉन्जुगेट के लिए बनेगा। सो जस्ट लुक फॉरवर्ड। यहाँ पे नीचे आप देखिए, आपका ये टेबल दे रखा है यहाँ पे।
हेप्टेन के रूप में क्या लिया गया, डीएनपी डाइनाइट्रोफिनॉल हैज अ हेप्टेन है। प्रोटीन कैटेगरी के रूप में क्या लिया गया, बीएसए दैट मीन्स बेसिक बोमाइन सेलम एल्बुमिन, और इन दोनों के कॉन्जुगेट को बनाया गया डीएनपी बीएसए। तो हेप्टेन को जब इंजेक्ट कराया गया तो यहाँ पे कोई रिस्पांस नहीं आया, कोई एंटीबॉडी नहीं बनी। जैसा कि आपको बताया गया कि हेप्टेन आपका क्या है, सिर्फ और सिर्फ एंटीजेंस है, न कि आपका इम्यूनोजन है। तो इम्यूनोजन न होने की वजह से वो उसके पास एबिलिटी नहीं है कि वो एंटीबॉडी बना सकता है, दैट इज वाई वहाँ पे रिस्पॉन्स क्या है, नन आया। जब कैरियर प्रोटीन को देखा गया मीन्स बीएसए को, तो वहाँ पे एंटी बीएसए प्रोटीन बनी। हेप्टेन और कैरियर दोनों को कॉन्जुगेट करके जब कराया गया तो यहाँ पे 3 तरीके के आपके एंटीबॉडी बने, और इस एंटीबॉडी में पहला क्या था आपका मेजर। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, मेजर किसके लिए बनेगा, हेप्टेन के लिए बनेगा। डीएनपी का मतलब क्या है, हेप्टेन, ये वाला। सो बेसिकली सबसे ज़्यादा जो इम्यून रिस्पॉन्स होगा, सबसे ज़्यादा जो एंटीबॉडी बनेगी वो किसके लिए बनेगी, दैट इज द हेप्टेन के लिए बनेगी। फिर आपका कैरियर के लिए बनेगा, फिर आपका कैरियर और हेप्टेन दोनों के कॉन्जुगेट के लिए बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इम्यूनोलॉजी में। सीएसआईआर के एग्जाम्स को लेकर के आपसे यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। 2019 के दिसंबर वाले सेशन में ये आपसे एक सवाल पूछा गया है कि किस तरीके का एंटीबॉडी बनेगा, कितने टाइप्स का एंटीबॉडी बनेगा, और किसके लिए मेजर होगा, किसके लिए माइनर होगा। मेजर से मतलब यहाँ पे ये है कि उसके रिस्पॉन्सेज बहुत ज़्यादा होंगे, माइनर से मतलब है कि उसके रिस्पॉन्सेज क्या होंगे, कम होंगे। इसको अच्छे तरीके से आपको ध्यान रखना होगा। आते हैं दैट इज द इपीटोप्स। इपीटोप्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि बताता है कि किसी भी इम्यूनोजन के बारे में। इम्यूनोजन का वो पार्ट जहाँ से आपका एंटीबॉडी क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, तो दैट इज द इपीटोप्स आर द इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव रीजन ऑफ एन इम्यूनोजन। किसी भी इम्यूनोजन का वो पार्ट जो कि एक्टिव हो, जहाँ से जाकर के आपका एंटीबॉडी बाइंड करता है, उसे आप बोलते हैं दैट इज द इपीटोप के नाम से जानते हैं। सिमिलरली पैराटोपिक कॉन्सेप्ट आता है एंटीबॉडी को लेकर के, मतलब कि सपोज अगर आपका ये एंटीबॉडी है लाइक दैट, इस तरीके से, तो एंटीबॉडी का वो पार्ट जहाँ से कोई एंटीजन आकर के क्या करता है, बाइंड करता है, उसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज द पैराटोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैराटोप। तो पैराटोप जो कॉन्सेप्ट है किसके लिए है, एंटीबॉडी के लिए है। इपीटोप जो कॉन्सेप्ट है किसके लिए है, दैट इज द एंटीजन मॉलिक्यूल के लिए है। तो ये कभी कभी ऐसे सवाल से पूछा था पार्ट बी को लेकर के। यहाँ पे कंपेरिजन दिया गया है टेबल में कि बी सेल्स और टी सेल्स। बी सेल्स और टी सेल्स बेसिकली आपके लिम्फोसाइटिक सेल्स होती हैं, जो कि इम्यून रिस्पॉन्सेस में सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करने का काम करती हैं, राइट। तो इनके ये दोनों ही आपके सेल्स जो होते हैं वो इम्यून रिस्पॉन्सेस में इन्वॉल्व होते हैं। बी सेल्स जो होती है वो इन्वॉल्व होती है दैट इज आपका ह्यूमरल इम्यूनिटी में, जबकि टी सेल्स जो होती है इन्वॉल्व होती है किसमें, दैट इज द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में। तो कौन सा सेल किस टाइम पे एक्टिवेट होगा, कैसा कौन सा एंटीजन मॉलिक्यूल किस पाथवे को रन कराएगा, एक्टिवेट कराएगा, ये सब कुछ डिसाइड होता है एंटीजन के नेचर पे। सो इस टेबल में आपको यही दिया गया है कि बी सेल्स और टी सेल्स, इन दोनों का एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने का जो पैटर्न है वो कैसे डिफर है, और इससे आपको पता चलेगा कि हाँ एंटीजन के नेचर के बेसिस पे कैसे आप बता पाएंगे कि आपकी बॉडी में कौन से टाइप का रिएक्शन चल रहा है। यहाँ पे देखिए नंबर पहला प्रॉपर्टीज है इंटरेक्शंस विद एंटीजन। बी सेल्स अगर इंटरेक्शंस करेगा तो वहाँ पे बाइनरी कॉम्प्लेक्स बनते हैं, और सिर्फ किसका बनेगा, दैट इज द एंटीजन और एंटीबॉडी का। आई जी दैट इज द एंटीबॉडी, ए जी दैट इज द एंटीजन। जबकि टी सेल्स के लिए अगर होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, दैट इज द टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनेगा। 3 मॉलिक्यूल्स होंगे, एक तो आपका होगा टी सेल रिसेप्टर होगा नंबर पहला, दूसरा आपका एंटीजन होगा, तीसरा आपका एमएससी मॉलिक्यूल्स है, राइट। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखना चाहें तो आप कैसे देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका ये टी सेल है, इसका ये टी सेल का क्या है, रिसेप्टर है। इसके बाद आपका ये क्या है, पूरा एमएससी मॉलिक्यूल है, और एमएससी मॉलिक्यूल के साथ में बाइंड किया हुआ क्या है आपका ये एंटीजन मॉलिक्यूल। तो ये आपका एमएचसी मॉलिक्यूल, ये आपका एंटीजन मॉलिक्यूल, ये आपका टीसीआर मॉलिक्यूल। इन तीनों का क्या होगा, इंटरेक्शंस होगा। तो यहाँ पे प्राइमरी मतलब 1 2 3 3 मॉलिक्यूल्स आपके इन्वॉल्व हैं। कौन कौन से 3 मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, दैट इज द टीसीआर, एजी और एमएचसी मॉलिक्यूल। दैट इज वाई आप इन तीनों को मिला करके इसको क्या बोलते हैं, दैट इज द टर्नरी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है यहाँ पे बाइंडिंग ऑफ अ सॉल्युबल एंटीजन्स। अगर कोई भी एंटीजन का नेचर अगर सॉल्युबल होगा, सॉल्युबल प्रोटीन होगा, तो उस केस में बी सेल्स क्या होगी, आपकी बाइंड करेगी, जबकि टी सेल्स बाइंड उसको नहीं करेगी। बी सेल्स अगर बाइंड करेगी तो कौन सा पाथवे चलेगा, दैट इज द ह्यूमरल इम्यूनिटी का पाथवे चलेगा। कौन सा, ह्यूमरल इम्यूनिटी, राइट।
इन्वॉल्वमेंट ऑफ एमएससी मॉलिक्यूल, जैसा कि आपको पता है अच्छे तरीके से कि बी सेल्स के केस में कोई भी एमएससी मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जबकि टी सेल्स के केस में रिक्वायर्ड होता है। कोई भी एंटीजन अगर एमएससी मॉलिक्यूल से बाइंड नहीं किया हुआ है तो टी सेल्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। टी सेल्स सिर्फ और सिर्फ ओनली ऐसे ही एंटीजन मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है जो कि आपके एमएससी मॉलिक्यूल से बाइंड किए हुए रहते हैं। विदाउट मीन्स फ्री फॉर्म में जो एंटीजन्स होंगे उसको सिर्फ और सिर्फ कौन रिकॉग्नाइज करेगा, दैट इज द बी सेल्स करेगा। जबकि अगर बाउंड फॉर्म में होंगे एमएससी मॉलिक्यूल से तो कौन करेगा, दैट इज द टी सेल्स करेगा। केमिकल नेचर ऑफ एंटीजन, केमिकल नेचर क्या कर सकता है, प्रोटीन तक हो सकता है, पॉलीसेकेराइड्स हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं। बी सेल्स जिस एंटीजन को आपको इंटरेक्ट करता है उस एंटीजन का जो नेचर होगा वो बेसिकली कैसा होता है, दैट इज द प्रोटीन हो सकता है, पॉलीसेकेराइड्स हो सकते हैं, लिक्विड्स हो सकता है, ये सारी हो सकती हैं। जबकि टी सेल्स जिसको रिकॉग्नाइज करेगा उससे मोस्टली क्या होंगे, क्या प्रोटीन होंगे, बट सब लिक्विड्स हो सकते हैं और एमएससी मॉलिक्यूल्स के साथ में होना चाहिए। ईपी2 की प्रॉपर्टीज़ क्या है, बी सेल के ईपी2 की प्रॉपर्टीज़ है एसेसिबल होंगे, हाइड्रोफिलिक होगा, मोबाइल पेप्टाइड्स होंगे, सीक्वेंशियल एंड नॉन सीक्वेंशियल दोनों टाइप के सीक्वेंस को क्या करेगा, कंटेन करता है, मीन्स अमाइनो एसिड को कंटेन करता है। जबकि टी सेल जो होता है वो इंटरनल लिनियर पेप्टाइड्स होते हैं प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेसिंग ऑफ एंटीजन्स एंड बाउंड टू द एमएससी मॉलिक्यूल। एमएससी मॉलिक्यूल से बाइंड किए बगैर वो नहीं रह पाएगा, मतलब नहीं काम कर सकता है, तो उसके लिए एमएससी मॉलिक्यूल्स का बाइंड करना ज़रूरी होता है। तो ये आपने यहाँ पे देखा कि बी सेल्स और टी सेल्स का जो एंटीजन्स को रिकॉग्नाइज करने का पैटर्न है वो कैसे है और क्या उनमें कंपेरिजन है। अभी आप इस कंडीशंस पे हो चुके हैं कि आप इस बात को बता सकते हैं कि बेसिकली आपकी बॉडी में कौन सा पाथवे एक्टिवेट हो रहा है। आप बता पाएंगे कि आपकी बॉडी में कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स चलेगा, ह्यूमरल चलेगा कि सेल मीडिएटेड चलेगा, राइट। जैसे अगर मैं आपसे बोल दूँ कि कोई एक सॉल्युबल प्रोटीन है आपकी बॉडी में जो कि एज एंटीजन का काम कर रहा है, तो सॉल्युबल प्रोटीन का मैंने नाम दिया था, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए। सॉल्युबल अगर है तो बेसिकली वहाँ पर बी सेल्स इन्वॉल्व होगा, और बी सेल्स अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, दैट इज द ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होगी, एक्टिवेट होगी। नाउ यहाँ पे देखते हैं एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर्स को लेकर। तो एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर्स को लेकर यहाँ पे स्टेटमेंट है कि ये एक एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं जो कि बी सेल्स के सरफेस से पाए जाते हैं और सिक्रेट किए जाते हैं किससे, प्लाज्मा सेल्स से। तो आपने देखा है कि प्लाज्मा सेल्स जो होती है वो एक्टिवेट होती है, एक्टिवेट होकर क्या बनाती है, दैट इज प्लाज्मा सेल्स बनाती है बी सेल्स। और प्लाज्मा जो सेल्स होती है वो बेसिकली क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। तो एंटीबॉडी एक ऐसा ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो कि एंटीजन से बाइंड करने का काम करता है। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स हैव अ कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ 4 पेप्टाइड चेन। सारे एंटीबॉडी के पास 4 पेप्टाइड चेन से मिलकर के बनने वाला एक कॉमन स्ट्रक्चर होता है। वाई शेप्ड में इनका स्ट्रक्चर दिखता है, राइट। अभी स्ट्रक्चर आपको दिखाएंगे। दीज स्ट्रक्चर्स मीन्स ये जो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर्स होता है वो बेसिकली उसमें से 4 में से 2 आइडेंटिकल लाइट चेन होता है और 2 आइडेंटिकल हैवी चेन क्या करता है, कंटेन करता है। लाइट चेन से मतलब यहाँ पे ये है कि बेसिकली इनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है कम होता है, और हैवी चेन से मतलब यहाँ पे कि इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, ज़्यादा होता है। 2500 है लाइट वेट वाले का, और 5000 है, सॉरी 50,000 है आपका, 25,000 है लाइट वेट वाले का, और 50,000 है आपका जिसका लाइट इज द हैवी चेन वाले। ये स्ट्रक्चर है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बेसिकली ये वाई शेप्ड है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये आपका पूरा का पूरा क्या है, आपका लाइट है। ये भी आपका क्या पूरा आपका लाइट चेन है। यहाँ से लेकर के यहाँ पे पूरा क्या दिखाई दे रहा है इसको, ये आप उसको क्या बोलेंगे, दैट इज द हैवी चेन के नाम से जाना जाता है। हैवी चेन लाइट चेन में 2 रीजन्स होते हैं। यहाँ पे वी दिखा रखा है, वी एल का मतलब होता है वेरिएबल लाइट चेन। क्या होता है, वेरिएबल लाइट चेन, राइट। सी एल का मतलब होता है कांस्टेंट लाइट चेन। ऐसे ही यहाँ पे वी एस का मतलब है वेरिएबल हैवी चेन। सी एस का मतलब है कांस्टेंट हैवी चेन। सो बेसिकली ये देखिए आपके लाइट और हैवी चेन के दो पार्ट हैं। ये पूरा आपका रीजन वेरिएबल है। वेरिएबल ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो पाए जाने वाले अमाइनो एसिड्स होते हैं उनके सीक्वेंसेस क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। सारे एंटीबॉडी के लिए पाए जाने वाले लगभग स्टार्टिंग से ही एन टर्मिनल है। क्या है, एन टर्मिनल है। तो एन टर्मिनल से लगभग 1 से लेकर के 110 अमाइनो एसिड तक के
जो सीक्वेंसेस होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। और वेरिएबल का मतलब होता है कि यहाँ पे पाए जाने वाले जो अमीनो एसिड्स होंगे उनका सीक्वेंस क्या होगा, ऑर्डर जो होगी वो डिफर होती है, और जिसके बेसिस पे सारे एंटीबॉडी का जो बाइंडिंग पैटर्न होता है वो क्या होता है, अलग होता है। सो वेरिएबल चीज मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होता है, यहाँ पर जो नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स के सीक्वेंसेस क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। दैट इज वाई सारे एंटीबॉडी की जो बाइंडिंग साइट्स होती है वो क्या होती है, थोड़ी डिफर होती है, इनका शेप अलग होता है। कांस्टेंट से मतलब यहाँ पे ये है कि ये वाला जो सीक्वेंसेस होगा वो क्या होगा, फिक्स रहता है, उन सीक्वेंसेस में कोई भी वेरिएशंस नहीं आती है, कोई भी अल्टरेशंस नहीं आता है। दैट इज वाई इसको कांस्टेंट जाना जाता है। तो सिमिलरली आपका जो यहाँ पे लाइट चैन रहेगा उसके लिए कांस्टेंट रीजन, और हैवी जो चैन रहेगा उसके लिए यहाँ पे कांस्टेंट रीजन, राइट। तो यहाँ पे कांस्टेंट के 3 पार्ट हैं, कांस्टेंट 1, कांस्टेंट 2, कांस्टेंट 3, ये 3 आपके यहाँ पे पार्ट दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही आपको यहाँ पे लाइट चैन वाले में आपको यहाँ पे सीएल दिखाई देगा। सीएल का मतलब कांस्टेंट लाइट है, पीएल का मतलब है वेरिएबल लाइट है। तो ये वाले जो रीजन दिखाई दे रहे हैं आपको, ये आपकी क्या है, वेरिएबल है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या आपकी ये वेरिएबल है। एक पार्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज द हिंग रीजन। हिंग रीजन आपके एंटीबॉडी का वो पार्ट होता है जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एंटीबॉडी के फंक्शंस के लिए, राइट। यहाँ पे पाए जाने वाले जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो प्रोलीन पाए जाते हैं, और प्रोलीन जो होता है वो प्रोटीयोलाइटिक क्लीवेज से उसको प्रोटेक्ट करने में क्या करता है, काम करता है, राइट। तो ये हिंग रीजन का ही भी इम्पोर्टेंस होती है। यहाँ पे आपके जो लाइट चेन होते हैं उस लाइट चेन में देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज दी है। ये तो या तो होगा आपका कप्पा नेचर का होगा, या तो क्या होगा आपका लैम्डा नेचर का होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि किसी एक एंटीबॉडी में कोई एक ही टाइप पाया जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि कप्पा भी हो और लैम्डा भी हो, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होगा। या तो आपका कप्पा ही होगा या तो फिर क्या होगा आपका, दैट इज द लैम्डा ही होगा। और यहाँ पे हैवी चेन में वेरिएबिलिटी है, दैट इज द माइक्रो है, गामा है, अल्फा है, डेल्टा है, और ईटा है, राइट। तो इनके बेसिस पे क्लासिफिकेशंस किए जाते हैं। यहाँ पर केमिकल बॉन्ड की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली देख सकते हैं कि डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो पेप्टाइड चेन को, मतलब पेप्टाइड्स को क्या किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है। दो तरीके का डाइसल्फाइड बॉन्ड यहाँ पे बनते हैं, इंट्रा चेन और इंटर चेन। मतलब सेम काइंड के पेप्टाइड चेन में अगर आपका बॉन्ड बनेगा तो आप बोलेंगे इंट्रा। दो डिफरेंट काइंड्स के पेप्टाइड के बीच बनेगा तो आप क्या बोलेंगे, दैट इज इंटर बोलेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए इस वाले को, जैसे ये सेम काइंड का आप क्या बोल सकते हैं, इंट्रा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इंट्रा। बट इसको क्या बोलेंगे आप, इंटर, राइट। ओके। सो नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से पार्ट को क्या क्या आप बोलते हैं। ये वाला जो रीजन दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे एन टर्मिनल वाला, इसको आप बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट्स। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है। ये पूरा जो पार्ट है उसको आप बोलते हैं एफ बी, फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग रीजन। मतलब कि ये वो ऐसा पार्ट है जो कि एंटीजन से बाइंड करने क्या करता है, काम करता है। नीचे वाले पार्ट को आप बोलते हैं दैट इज एफ सी रीजन। एफ सी रीजन का मतलब होता है फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेबल, राइट। क्रिस्टलाइज हो जाने वाले पार्ट को बेसिकली एफ सी रीजन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि ये वाला पार्ट आपका वेरिएबल होगा, ये आपका कांस्टेंट होगा, ये आपका लाइट चेन है, ये आपका क्या है, हैवी चेन। तो ये सारी पार्ट आपको पहले मैंने बता दी। कौन कौन से बॉन्ड हैं जो कि एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर्स में इन्वॉल्व होते हैं और किस तरीके से उनका रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है, रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। तो कौन कौन से बॉन्ड है, नंबर पहला डाइसल्फाइड बॉन्ड है, नंबर दूसरा सॉल्ट लिंकेज है, नंबर दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड है, नंबर चौथा हाइड्रोफोबिक बॉन्ड पाया जाता है। ये सारे आपके केमिकल बॉन्ड है जो कि एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। एंटीबॉडी के पास दो फ्रैक्शंस हैं, एक तो एंटीजन से बाइंड करने वाले फ्रैक्शंस हैं, और एंटीजन के बाइंडिंग वाला काम कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, दैट इज द एंड टर्मिनल के नाम से जाना जाता है। तो कभी कभी आपसे एग्जाम में सवाल ये पूछा जाता है कि एंटीबॉडी में बाइंड करने वाला एंटीजन का जो पार्ट होता है, एंटीजन से बाइंड करने वाला जो पार्ट होता है वो कौन से टर्मिनल पे पाया जाता है, सी टर्मिनल पे या एन टर्मिनल पे। तो आप याद रखिएगा हमेशा एन टर्मिनल पे ही पाया जाता है, और कोई एक्सेप्शन नहीं है, राइट। और सी जो टर्मिनल होता है उससे इफेक्टर फंक्शन किया जाता है, मतलब कि जो इफेक्टिव रोल होता है या इफेक्टिव जो फंक्शन परफॉर्म करता है एंटीबॉडी, वो आपके एफ सी रीजन से। तो एफ एफ के बी रीजन से क्या करेगा, एंटीजन से बाइंड करता है। एफ सी रीजन से क्या काम करेगा, उसके अगेंस्ट में काम करने का काम करता है एंटीबॉडी। तो बेसिकली एंटीबॉडी के पास क्या है, दो पार्ट है, पहला है आपका एफ ए बी रीजन, दूसरा है एफ सी रीजन, राइट। एंटीबॉडी मीडिएटेड इफेक्टर फंक्शन, एंटीबॉडी के थ्रू होने वाले कौन कौन से
इफेक्टिव जो फंक्शंस है वो हैं उनके बारे में से पूछा बताया जा रहा है यहाँ पे। नंबर पहला है ऑप्शनाइजेशन, दूसरा है एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, तीसरा है डीसीसी, चौथा है ट्रांसाइटोसिस, पांचवा है दैट इज एक्टिवेट मास्ट एंड बेसिफिलसेस। इन सब को आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि इनका क्या प्रोसेस होता है। जस्ट आपको यहाँ पे मैंने इसमें समराइज किया की पॉइंट्स में कि आपके एग्जाम में सवाल में कई बार पूछा जाता है कि एंटीबॉडी का फंक्शन इनमें से कौन सा नहीं है। आप उनको अच्छे तरीके से ध्यान रखिए कि हाँ कौन कौन से फंक्शन एंटीबॉडी के कैटेगरी में आते हैं। एंटीबॉडी की क्लासिफिकेशन मीन्स क्लासेस, कौन कौन से एंटीबॉडी हैं, क्या उनका प्रॉपर्टीज है, क्या उनके फीचर्स हैं। सो हैवी चेन के क्लासेस, हैवी चेन के टाइप्स के बेसिस पे एंटीबॉडी को बेसिकली 5 कैटेगरी में क्या किया गया, डिवाइड किया गया। दैट इज द एंटीबॉडी जी, एंटीबॉडी एम, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी ई, एंटीबॉडी डी। सो नंबर पहला दैट इज द इम्यूनोग्लोबुलिन मींस आईजीजी। आईजीजी क्या है? दैट इज द मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी, अबाउट 80% ऑफ टोटल एंटीबॉडी। लगभग 80% जितना भी आपके एंटीबॉडी पाए जाते हैं आपके ब्लड में और सीरम में, उसका 80% क्या सिर्फ कौन पाया जाएगा? दैट इज एंटीबॉडी जी पाया जाता है। देयर आर 4 ह्यूमन एंटीबॉडी जी सब क्लासेस, 4 यहाँ पर सब क्लासेस होते हैं। नंबर पहला है IgG1, G2, G3 एंड G4। ये 4 आपकी क्या है सब क्लासेस होती हैं। और इन चारों में से IgG1, G2, G1, G3 एंड G4 बड़े आसानी से प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। सवाल आपसे पूछा जाता है कि कौन सा एंटीबॉडी है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है और प्लेसेंटा क्रॉस करने वाले एंटीबॉडी का नाम क्या है। और यहाँ पे आपको टाइप भी दिया। अगर ऐसे सवाल पूछा जाएगा तो आप एंटीबॉडी जी बताएंगे, और एंटीबॉडी के जी मतलब एंटीबॉडी जी के बाद अगर आपको सब टाइप पूछा जाता है तो वहाँ पर आंसर आप देंगे दैट इज जो नहीं क्रॉस कर सकता है वो आपका है IgG2। IgG2 कैन नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा ऑफ द मदर, राइट। वो क्रॉस नहीं कर सकता है। क्रॉस फिर कौन करेगा? G1, G3 एंड G4 क्रॉस कर सकता है। और चारों जो जी के सब क्लासेस हैं उनमें से G3 जो होता है सबसे मोस्ट इफेक्टिव कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करने वाला क्या मॉलिक्यूल माना जाता है, राइट। नेक्स्ट है M। तो M इज द फर्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन क्लासेस प्रोड्यूस्ड इन अ प्राइमरी रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन। किसी भी इंडिविजुअल्स की बॉडी में जब कोई भी एंटीजन एंटर करता है तो सबसे पहला बनने वाला जो एंटीबॉडी होगा वो क्या होगा? दैट इज एंटीबॉडी M होता है, राइट। याद रखिएगा। एंटीबॉडी M अकाउंट्स फॉर 5 to 10% ऑफ टोटल सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन। लगभग टोटल सीरम में जितना पाया जाने वाला एंटीबॉडी होती है उसका 5 से 10% आपका एंटीबॉडी M क्या होता है? पाया जाता है। पेंटामेरिक नेचर होता है, मतलब 5 में आर्म्स होते हैं और उन 5 आर्म्स में से मिला करके बेसिकली 10 एंटीजन मॉलिक्यूल्स को बाइंड कर सकता है। तो इस तरीके से 10 एंटीजन मॉलिक्यूल्स कैन बाइंड बाय द पेंटामेरिक नेचर। इम्यूनोग्लोबुलिन ए मींस IgA, जिसको कि आप परसेंटेज के नाम पर देखेंगे तो 10 to 15% पाया जाता है टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन का। और ये एक्सटर्नल सिक्रेशन से पाया जाता है, जैसे सबसे जब ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाता है, सलाइवा में पाया जाता है, टीयर में पाया जाता है, म्यूकस में पाया जाता है, ब्रोंकियल में पाया जाता है, और जेनेटिक यूरिटरी ट्रैक्ट में पाया जाता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पाया जाता है। इन सब जगह पे आपका ये पाया जाता है। तो इनको हम सेक्रेटरी एंटीबॉडी के नाम से भी जानते हैं। सवाल पूछा जाता है कि आपका सलाइवा में या टीयर्स में कौन कौन से एंटीबॉडी पाया जा सकते हैं, या कौन सा एंटीबॉडी सलाइवा या टीयर्स में पाया जाता है। यहाँ पे डायग्राम आप देखिए, इस डायग्राम में आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर्स है। सिर्फ अकेला 2 एंटीबॉडी ऐसे हैं जिनमें कि हिंग रीजन पाया जाता है, दैट इज एंटीबॉडी जी और एंटीबॉडी ए। ये 2 एंटीबॉडी जिनमें हिंग रीजन पाया जाता है, बाकी किसी में भी हिंग रीजन आपको दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे एंटीबॉडी ए में देखिए एक एक्स्ट्रा चेन है जिसका नाम है जे चेन या ज्वाइनिंग चेन। यही जे चेन या ज्वाइनिंग चेन आपका यहाँ एंटीबॉडी एम में भी क्या होता है? पाया जाता है। आप यहाँ पे देखिए, ये इसको बोलते हैं मोनोमर। क्या बोलते हैं? मोनोमर। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। दैट इज वाई आप इसको क्या बोलते हैं? दैट इज द पेंटामर। क्या बोलते हैं? पेंटामर। पेंटामर का मतलब हुआ कि एक मोनोमर में 2 एंटीजन बाइंड कर सकते हैं। एक यहाँ पे एंटीजन बाइंड करेगा, एक यहाँ बाइंड करेगा। पेंटामर का मतलब 5 मोनोमर यूनिट है, तो कितना एंटीजन बाइंड करेगा? दैट इज द 10। वैसे ही आप यहाँ पे इसको अगर आप लिखें तो क्या बोलेंगे? दैट इज द डाइमर। क्या बोलेंगे? डाइमर। डाइमर हुआ तो कितना बाइंड करेगा? 4 एंटीजन मॉलिक्यूल्स बाइंड कर सकता है, राइट। इसको याद रखिए।
इसके बाद नेक्स्ट है आपका हीमोग्लोबिन ई। हीमोग्लोबिन ई का मतलब हुआ कि ये आपका एलर्जिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में यही इनका क्या होता है, मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। हीमोग्लोबिन डी इनका कोई स्पेसिफिक फंक्शंस नहीं होता है, एज सच रिपोर्ट नहीं की गई है, बट नॉर्मली ये 30 ग्राम पर एम क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। लगभग 0.2% टोटल हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इनके कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम लोग यहाँ पे देखें, एंटीबॉडी के कॉन्सेंट्रेशन का ऑर्डर ऑर्डर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ पर आपका आता है जी, फिर ए, फिर एम, फिर डी, फिर ई। गम डे, गम डे का जो ऑर्डर है वो फॉलो होता है कंसंट्रेशन को लेकर के। अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात अगर हम लोग करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट का, उसके लिए बनता है आपका मे डॉग। एंटीबॉडी एम, एंटीबॉडी ई, डी, ए एंड जी। ये कभी कभी सवाल से पूछा जाता है कंसंट्रेशन को लेकर के और उनके मॉलिक्यूलर वेट को लेकर के। ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एंटीबॉडी का प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज की किस तरीके से एंटीबॉडी को क्लीव किया जाता है, कितने बैंड बनते हैं, कितने फ्रेगमेंट आते हैं। तो बैंड और फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट आप समझिए। अगर किसी भी एंटीबॉडी को पेप्सिन से क्या कराया जाए, डाइजेस्ट कराया जाए, तो पेप्सिन जो होता है वो यहाँ पे कट लगाता है, लाइक एस यहाँ पे पूरा ये नीचे वाला पूरा खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए एप्सी रीजन में लिखा हुआ है, नो एप्सी रीजन, कोई एप्सी रीजन नहीं पाया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक फ्रेगमेंट बनता है। फ्रेगमेंट की संख्या कितनी होगी, एक। कैसा बनेगा, टू। फ्रेगमेंट का नेचर कैसा होगा, एफ ए बी का होल ट्वाइस। ये आपका ए बी है, इसका होल ट्वाइस है, तो एक फ्रेगमेंट बनेगा और बैंड भी कितने बनेंगे, एक बनेंगे। कब, जब आप इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे, चूंकि इन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम होता है, दैट इज वाई वो आपको एक ही बैंड क्या होगा, दिखाई देता है। यहाँ पर आप देखिए, तो अगर आप इसको पेपाइन से डाइजेस्ट कराते हैं तो क्या बनेगा, आपका फ्रेगमेंट कितना बनेगा, एक, दो और तीन। तो तीन क्या बनेंगे, फ्रेगमेंट बनेंगे। कैसे कैसे फ्रेगमेंट बनेंगे, दो आपका बनेगा एफ ए बी का और एक आपका बनेगा दैट इज एफ सी का। यहाँ पे आप याद रखिएगा, यहाँ पे फ्रेगमेंट सिर्फ एफ ए बी का होल ट्वाइस बना है और नो एफ सी बना है, एफ सी रीजन पाया ही नहीं जाएगा। अब अगर आप इन तीनों फ्रेगमेंट का इलेक्ट्रो प्रोसेस कराएंगे तो क्या होगा, बैंड कितनी बनेगी भैया, तो बैंड बनेगी टू। क्या बनेगी, टू। टू बैंड बनेगा। कैसे, इन दोनों के लिए बैंड एक आएगी और इसके लिए बैंड आपकी एक आएगी, दो बैंड बनेगी, तीन फ्रेगमेंट दो बैंड। बीटा मैग्नेटोथेनॉल जो कि एक केमिकल है जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करने का क्या करता है, काम करता है, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बेसिकली आपके पूरा का पूरा जो हैवी चेन होगा अलग हो जाएगा। तो फ्रेगमेंट एक, दो, तीन और चार। तो फ्रेगमेंट कितना बन गया, यहाँ पे फ्रेगमेंट संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। जिसमें से दो लाइट चेन है, दो क्या है, हैवी चेन है। बैंड कितने आएंगे, बैंड आएंगे सिर्फ और सिर्फ दो आएंगे। तो इसको आप याद रखिए। अगर पेप्सिन से डाइसेंस कराते हैं तो वहाँ पे एक फ्रेगमेंट एक बैंड बनेगा। पाइन से कराएंगे तो तीन फ्रेगमेंट दो बैंड बनेगा। और अगर आप उसको बीटा मार्केटोथेनॉल से कराते हैं तो चार फ्रेगमेंट और दो बैंड से यहाँ पे बनेंगे। इन दोनों के लिए आपका एक बैंड आएगा, इन दोनों के लिए आपका एक बैंड आएगा, राइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर द CSIR नेट एग्जामिनेशंस। यहाँ पे आपको एंटीबॉडी ए का सेक्रेटरी फॉर्म और प्लाज्मा में जो फॉर्म होता है उन दोनों में दिखाया जा रहा है। इन दोनों में फ़र्क होता है। आपकी अगर एंटीबॉडी ए का सेक्रेटरी फॉर्म मीन्स जो सिक्रेशन से पाया जाता है, अगर उसका फॉर्म पूछा जाएगा तो उसके लिए देखिए कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है। ये तो आपको दिखाई दे रहा है, जेचन दिखाई दे रहा है, सेक्रेटरी कंपोनेंट हो जाते हैं। तो अगर आप इस वाले का क्या कराएंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का अगर आप कराएंगे तो बैंड कितनी आएगी, चार बैंड आएगी। कितनी आएगी, कैसे आएगी, किस किस की आएगी, एक आएगी आपकी लाइट चेन की, एक आएगी आपकी हैवी चेन की, एक आएगी जे चेन की और एक आएगी सेक्रेटरी कंपोनेंट की।
ठीक है। 4 बैंड यहाँ पे क्या होंगे, बनेंगे, जबकि नॉर्मल जो सीरम वाला फॉर्म होता है डायमर के फॉर्म में, अगर आप इसका देखेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, सिर्फ 3 बैंड बनेगा। क्या बनेगा, 3 बैंड। कैसे? 3 बैंड में क्या क्या होगा, एक आपका होगा लाइट चेन का, एक आपका होगा हैवी चेन का, और एक आपका होगा दैट इज द जे चेन का। यहाँ पे सिक्योरिटी कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट क्या है, मिसिंग है। तो कई बार आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि एंटीबॉडी ए का सिक्रेटरी और सीरम वाला जो फॉर्म होता है उन दोनों में बैंड का क्या डिफरेंसेस आता है, क्या स्ट्रक्चर्स उसमें डिफर होते हैं, आपको इसको बताना होता है। यहाँ पे आप देखिए कि जो आपका एंटीबॉडी ई होता है वो कैसे एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है, क्या उसका काम होता है। यहाँ पे आप देखिए ये कोई एलर्जन है और एंटीबॉडी ई, और जिसके एफसी रीजन पे बेसिकली मास्ट जो सेल्स होती हैं उनके सेल्स के सरफेस पे पाए जाने वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं, उन रिसेप्टर से बाइंड करने के लिए पाया जाता है क्या, एफसी रीजन पे सीक्रेट सेल्स। तो एफसी रीजन जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं एंटीबॉडी ई के लिए, राइट। अगर एंटीबॉडी ई से पहले से कोई एलर्जन बाइंड किया हुआ है तो ये क्या करेगा, इसे बाइंड करेगा, और जैसे ही ये बाइंड करता है तो इसके अंदर में एक्टिवेशन हो जाती है, और जो भी ग्रेनुल्स पाए जाते हैं वो सारे के सारे ग्रेनुल्स अब इस सेल से क्या होंगे, बाहर आना शुरू हो जाते हैं। डी ग्रेनुलेशन की प्रोसेस जो होती है वो परफॉर्म होना शुरू हो जाती है। तो अगर ऐसा होगा तो सारे जो ग्रेन्यूल्स होंगे वो क्या क्या कंटेन करते हैं, हिस्टामिन रखते हैं, जिसकी वजह से आपको एलर्जी के रिएक्शंस होता है। जैसे एलर्जी के रिएक्शंस का मतलब कुछ लोगों को धूप से एलर्जी रिएक्शन होती है, कुछ लोगों को धूप धूल से होती है, तो बॉडी में ऐसे ऐसे रिएक्शन आना शुरू हो जाते हैं। तो ये एलर्जी के रिएक्शन से इन्वॉल्व होता है दैट इज एंटीबॉडी, राइट। इसके बाद है एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स ऑन द इम्यूनोग्लोबुलिन, कौन कौन से यहाँ पे हैं, आइसोटोप्स है और एडियोटोप्स है, एरोटोप्स हैं, ये सारे आपके कॉन्सेप्ट आते हैं। कई बार सवाल में आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, तो पहले आप देख लीजिए क्या क्या कॉन्सेप्ट है इनका। आइसोटोपिक क्या होता है, आइसोटोपिक क्या होता है, आइसोटोपिक डिटर्मिनेंट्स आर द कांस्टेंट रीजन। ये देखिए कांस्टेंट रीजन, ये फिगर समझिए, कांस्टेंट रीजन ब्लैक वाला, पहला सवाल ही सबका बन जाता है, राइट। और ये बताता क्या है, क्लास और सब क्लास को बताने का काम करता है। कांस्टेंट रीजन पे बेस्ड होता है, क्लास और सब क्लास को ये बताता है, राइट। एलोटाइप क्या होते हैं, ये बेस्ड होता है जेनेटिक डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल्स, एक्जिस्टेंस ऑफ अ एलिक फॉर्म ऑफ अ सेम जीन। मतलब कि एक ही जीन के जो अलग अलग एलिल्स होते हैं, एलिक जो फॉर्म होते हैं, उनको बताने का ये क्या करता है, काम करता है। जैसे दो इंडिविजुअल्स अगर हैं, एक ही स्पीसीज के अगर दो स्ट्रेन है, तो उन दोनों में सेम जीन होगा लेकिन उसके जो एलिक फॉर्म होंगे वो क्या होंगे, डिफर डिफर होंगे, जिसकी वजह से उन दोनों में अलग अलग तरीके का एंटीबॉडी क्या करेगा, प्रोसेस बताएगा। आईडी टाइप क्या होते हैं, ये आपका होता है दैट इज द हैवी और लाइट चेन के वेरिएबल रीजन में। देखिए आप यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है हैवी और लाइट चेन में ब्लैक वाला पार्ट है, तो वो आपका था कांस्टेंट रीजन में, ये आपका है वेरिएबल रीजन, ये लाइट और हैवी चेन। और ये बताता क्या है, हैवी और लाइट चेन के वेरिएबल रीजन में पाया जाता है, और ईच इंडिविजुअल एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ द वेरिएबल रीजन इज डिफर्ड, ऐसा माना जाता है, राइट। कि जितने भी आपके आइडियोटाइपिक होते हैं वो लाइट और चैन और हैवी चैन के वेरिएबल रीजन के बेसिस पे क्या किया जाता है, उनको बस डिटरमाइन किया जाता है। नेक्स्ट आपका एमएससी मॉलिक्यूल्स, जैसा कि आपको अच्छे तरीके से पता है कि हमारी सेल्स तो सेल्स के लिए एज अ फॉरेन पार्ट काम करेगी नहीं करेगी, या हमारी बॉडी में कोई भी पार्टिकल अगर आ रहा है तो कैसे बताएगी कि वो हमारी बॉडी का पार्टिकल है या हमारी बॉडी का पार्टिकल नहीं है, तो उसको आप बोलते हैं सेल्फ और नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन। तो एमएससी मॉलिक्यूल्स बेसिकली एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि सेल बॉडी के सेल्स को सेल्फ और नॉन सेल्स में डिस्टिंग्विश कराने क्या करता है, काम करता है। सो ऑल वर्टिब्रेट्स हैव अ जीन फॉर एमएससी मॉलिक्यूल, जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं वो सबके पास एमएससी मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, मतलब वो इनकोड करते हैं। प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन। इंडिविजुअल्स की बॉडी में पाए जाने वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको एज अ सेल्फ, और बाहर से जो आते हैं उनको क्या बोला जाता है, नॉन सेल्फ के नाम से जाना जाता है। तो सेल्फ और नॉन सेल्फ दोनों ही को पहचानने का काम कौन करेगा, दैट इज एमएससी मॉलिक्यूल। MSC molecules located on the chromosome number 6 in human beings and 17 in mice.
क्रोमोसोम नंबर 6 पे आपका कहाँ पाया जाएगा, ह्यूमन के केस में पाया जाता है, जबकि 17वां पे कहाँ पाया जाएगा, माइस में पाया जाता है। हाईली पॉलीमॉर्फिक होते हैं। पॉलीमॉर्फिक मतलब आपको बताया जा चुका हूँ कि मल्टीपल फॉर्म्स अगर आपका एग्जिस्ट करने शुरू कर दे उसे आप पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से जानते हैं। सो जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म का बहुत अच्छा एग्जांपल शो करता है ये आपका एमएससी मॉलिक्यूल। को डोमिनेंट इन नेचर होता है, मतलब दोनों ही पेरेंट्स से आए हुए जो पार्ट होते हैं वो दोनों ही इक्वली एक्सप्रेस आउट होते हैं। नाउ नेक्स्ट है क्लासेस ऑफ एमएससी मॉलिक्यूल। तो क्लासेस की बेसिस पर देखा जाए तो बेसिकली यहाँ पे दो कैटेगरी आपको पढ़नी है। क्लास वन एंड क्लास टू। क्लास वन जो है वो बेसिकली एक ऐसा एमएससी मॉलिक्यूल होता है जो कि आपकी बॉडी के सारे ऐसे सेल्स जो कि न्यूक्लियस कंटेन करते हैं, सभी न्यूक्लियेटेड सेल्स पे क्या होता है, ये पाया जाता है। तो न्यूक्लियेटेड सेल्स वो होती हैं इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो जरा जल्दी से आप लोगों को बताइए कि कौन सी सेल्स आपकी बॉडी की ऐसी होगी जिसके एमएससी मॉलिक्यूल से नहीं पाया जाएगा। तो आप उसको बोल सकते हैं आरबीसी सेल्स। आरबीसी सेल्स आपकी ई न्यूक्लियेटेड होती है, उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इसका मतलब एमएससी मॉलिक्यूल नहीं पाया जाएंगे। नेक्स्ट है रिसी मॉलिक्यूल सेकेंड। ये आपका स्पेशल काइंड का रिसी मॉलिक्यूल होता है और जो कि सिर्फ और सिर्फ स्पेशल काइंड के सेल्स में ही पाया जाता है। ऐसे स्पेशल काइंड के सेल्स को आप एंटीजन प्रिंटिंग सेल्स के नाम से जानते हैं। और एंटीजन प्रिंटिंग सेल्स वो होते हैं जो कि एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं। उनका मेन प्राइम काम यही होता है। कौन कौन से सेल्स हैं, एग्जाम्पल आप देख लीजिए। माइक्रोफेज सेल्स हैं, डेंड्राइटिक सेल्स हैं और बी सेल्स हैं। यहाँ पे आप एमएससी मॉलिक्यूल फर्स्ट और सेकंड दोनों का ही कॉम्परेटिव स्ट्रक्चर देख सकते हैं और इसके बेसिस पे आप यहाँ पे समझ सकते हैं। एमएससी मॉलिक्यूल जो फर्स्ट होता है उसके उसका जो स्ट्रक्चर है वो एक आपका पॉलीपेप्टाइड से मिलकर के बना होता है। उसके तीन डोमेन्स होते हैं, अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री। ये तीनों ही आपके एक पेप्टाइड चेन के क्या है, अलग अलग डोमेन्स हैं। ये B2M आपका अलग से पेप्टाइड होता है जो कि इसका पार्ट नहीं है, लेकिन इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर अगर ये नहीं रहेगा तो आपका एमएससी मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होगा, जो फंक्शन होगा, वो काम नहीं कर पाएगा। अल्फा थ्री जो डोमेन होता है वो CD8 मॉलिक्यूल से क्या करता है, बाइंड करने का काम करेगा। जैसा कि आपको पता है कि एमएससी मॉलिक्यूल्स और CD मॉलिक्यूल में क्या है, रिलेशन। तो रिलेशन क्या है, जब एमएससी मॉलिक्यूल्स फर्स्ट होगा तो क्या होगा, CD8 मॉलिक्यूल बाइंड करेगा। एमएससी मॉलिक्यूल अगर आपका सेकेंड होगा तो वहाँ पे CD4 मॉलिक्यूल क्या करेगा, बाइंड करेगा, राइट। तो एग्जाम में सवाल आपसे पूछा जाता है कि कौन सा वो डोमेन है, कौन सा पार्ट है जिससे कि CD मॉलिक्यूल बाइंड कर जाते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। और अगर आप एमएससी मॉलिक्यूल सेकंड की बात करें तो ये आपको क्या होता है, दो पेप्टाइड चेन से मिलकर के बना होता है, एक आपका अल्फा और एक आपका बीटा। तो अल्फा के दो यूनिट हैं, अल्फा वन, अल्फा टू। ये वाला जो डोमेन होता है पूरा का पूरा क्या है, आपका एंटीजन से बाइंड करने का काम करता है। ये भी बाइंड करेगा और इसके बाद आपका CD8 और CD4 मॉलिक्यूल से कौन बाइंड करेगा, दैट इज द बीटा टू डोमेन, राइट। ये आपको बाइंड करेगा। तो ये आपका कंपैरेटिव स्टडी है एमएससी मॉलिक्यूल फर्स्ट और सेकंड के लिए। आप इसको देख लीजिए, यहाँ से सवाल आपके बनते हैं। साइटोकाइन्स बेसिकली एक लो मॉलिक्यूलर वेट का कंपाउंड होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं और इनका काम होता है सिग्नल को कन्वे करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का। प्रोड्यूस बाय द डिफरेंट सेल्स लाइक द टी सेल्स एंड मोनोसाइट सेल्स। ये भी पैराकाइन, ऑटोकाइन या इंडोकाइन इन नेचर। तो इनका क्या मतलब होता है, ऑटोकाइन का मतलब होता है कि जिस सेल्स से ये प्रोडक्शन होगा उसी सेल्स पे काम करेगा, उसको आप बोलते हैं ऑटोकाइन। पैराकाइन का मतलब होता है कि जहाँ जिस सेल्स से ये बन रहा है उसके नियर बाई वाले सेल्स जाकर क्या करेंगे, काम करना शुरू कर देते हैं, आप बोलते हैं पैराकाइन। और एंडोक्राइन का मतलब होता है कि जहाँ कहीं बने उस लॉन्ग डिस्टेंस पे सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्प से, ब्लड की हेल्प से जाकर के किसी एक टारगेट साइट पे क्या करें, काम करें, उसका बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन नेचर। साइटोकाइंस के पास डिफरेंट डाइवर्स रोल हैं, अलग अलग रोल प्ले कर सकता है। नंबर पहला आपको दिया गया है कीमोटैक्सिस रोल प्ले कर सकता है, प्रोसेस का कर सकता है, मेटाबॉलिक का कर सकता है और प्रोसेसिंग में काम कर सकता है, डिफ्रेंशिएशन में काम कर सकता है या का भी काम कर सकता है। ये सारे प्रॉपर्टी, ये सारे फंक्शन हैं इसके। प्रॉपर्टीज यहाँ पे चार प्रॉपर्टीज हैं इसके। नंबर पहला है दैट इज प्लियोट्रॉपी, दूसरा है रोडेंसी, तीसरा है सिनर्जी, चौथा है एंटागोनिस्टी। ये चार प्रॉपर्टीज हैं आपके साइटोकाइन्स की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला है प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी का मतलब ये हुआ कि एक कोई आपका पर्टिकुलर काइंड का साइटोकाइन्स इंटरलेकिन 4 माना जाता है इसको।
IL का मतलब इंटरलेकिन, इंटरलेकिन आर आल्सो द लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स एंड इट इज द टाइप ऑफ साइटोकाइन्स, राइट। सो इंटरलेकिन 4 जो है वो क्या कर रहा है, अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है। जैसे बी सेल्स को एक्टिवेट करने का भी काम कर रहा है, थ्रोम्बोसाइट्स को प्रोलिफरेट करने का भी काम कर रहा है, मास्ट सेल्स को भी प्रोलिफरेट करने का काम कर रहा है। तो जब कभी भी कोई एक साइटोकाइन्स मल्टीपल फंक्शंस को, मल्टीपल चीज़ को टारगेट करना शुरू कर दे, जिसे आप प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं। प्रूडेंसी का मतलब होता है जस्ट उल्टा, मल्टीपल साइटोकाइन्स मिल करके किसी एक फंक्शंस को क्या करें, परफॉर्म करें, तो आप उसे बोलते हैं दैट इज द रूडेंसी के नाम से जाना जाता है। सिनर्जिक का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक इंडिविजुअल साइटोकाइन्स मिल करके कोई एक काम करेगा, और इंडिविजुअल जो काम करेगा उन दोनों के काम में डिफरेंस होता है। जो मिल करके कंबाइंड तरीके से काम करेगा वो इफेक्टिव ज़्यादा होगा, ज़्यादा अच्छे तरीके से क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, राइट। तो यही आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे इंटरलेकिन 4 और 5 ये दोनों मिल करके आपके इंडिविजुअल सेल्स को एक्टिवेट करने का काम कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। तो ऐसे इफेक्ट को इसलिए हम सिनर्जी इफेक्ट के नाम से जानते हैं, राइट। तो दोनों प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। एंटागोनिज्म का मतलब होता है कि एक दूसरे के डिस्टर्ब होती है। मान लीजिए कि कोई साइटोकाइन्स जिससे सेल्स के प्रोसेस को एक्टिवेट करने का काम करता है, तो दूसरा वाला जो होगा, जो कि उसका एंटागोनिस्टिक होगा, वो उसे एक्टिवेट करने का क्या करेगा, काम करेगा। तो एंटागोनिस्ट का मतलब आपको पहले से पता है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। एंटागोनिस्टिक मतलब जस्ट अपोजिट, राइट। नेक्स्ट आपका हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी क्या होती है? ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या करते हैं, बनाते हैं और इसको डेवलप किया था कोलर माइस्टीन ने। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को कैसे बनाया जा सकता है, क्या क्या उसकी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे आप देखिए कि सपोज कि कोई एक एंटीजन है जिसके पास 4 यहाँ पे क्या है, एपिटोप, मतलब 1 2 3 4 पॉलीक्लोन हो गया। इसको क्या किया गया, माइस की बॉडी में इंड्यूस कराया गया और यहाँ से स्प्लीन सेल्स को क्या किया गया, आइसोलेट किया गया। देखा गया कि यहाँ पे चारों के लिए एंटीबॉडी क्या है, आपके बने हुए हैं, राइट। और इस प्लाज्मा सेल्स को क्या किया गया, माइलोमा सेल्स से क्या किया गया, मिक्स कराया गया। माइलोमा सेल्स से मिक्स कराया गया तो इसलिए क्या किया, सिलेक्शन किया गया, सेलेक्ट किया गया कि सारे वेल्स में अलग अलग एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स आ जाए प्लाज्मा सेल्स के, माइलोमा सेल्स के साथ। अब यहाँ पर देखिए आया आपका ए, यहाँ पर आया है आपका 2, यहाँ पर आया आपका 3, यहाँ पर आया आपका 4, राइट। तो इस तरीके से अब इस कंटेनर में, मतलब इस वाले में, एक वाले में जो भी एंटीबॉडी होगा उसका क्या बोलेंगे, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो यहाँ पर डिफिनेशन दे रखा है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का, क्या है डेफिनेशन, कंटेन अ सिंगल एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज ओनली अ सिंगल डिटरमिनेंट सिंगल क्लास ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसे एंटीबॉडी जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही एंटीजन्स को क्या करें, रिकॉग्नाइज करें, उसको आप बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। पॉलीगॉन का मतलब होता है कई सारे आपके डिटरमिनेंट्स हो और कई सारे साइट्स में प्रेजेंट होती हैं एक ही एंटीबॉडी में, जो कि अलग अलग बाइंड कर सकते हैं। इसके जो लिटरेचर्स है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। आप जो भी इंटरेस्ट ऑफ अ जीन है, आप उसको क्या कीजिए, माइस की बॉडी में क्या करिए, इंसर्ट करा दीजिए, और इंसर्ट कराने के बाद उसको 7 से 8 दिन तक के लिए क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है इम्यूनाइज होने के लिए। और इसके बाद 7 से 8 दिन के बाद वहाँ से सेल्स क्या किया जाता है, स्प्लीन जो सेल्स होती है उनको क्या कहता है, रिन्यूज किया जाता है। स्प्लीन सेल्स हैव द प्रोमिनेंट अमाउंट ऑफ बी सेल्स विच प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी। स्प्लीन सेल ही क्यों चूज किया गया, क्योंकि वहाँ पे आपका बी सेल्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, और चूँकि हमको बी सेल्स पे ही काम करना था, तो बी सेल्स को क्या कराया, उसको इंट्रोड्यूस कराया हुआ है, इसलिए मैं बी सेल्स क्या किया यहाँ पे ले लिया। माइलोमा सेल्स आर द कैंसर सेल्स दैट आर ज़्यादा इमोर्टल इन नेचर। माइलोमा सेल्स जो होती है वो कैंसर सेल्स होती हैं और वो अमर होती हैं, वो मरती नहीं है, राइट। फ्यूजन ऑफ स्प्लीन सेल्स एंड माइलोमा सेल्स इक्वल टू हाइब्रिडोमा सेल्स। जो भी आपका ये माइलोमा सेल्स है ये फ्यूजन की कैंसर सेल्स है, और इसके बाद आपका जो स्प्लीन सेल्स है उन दोनों को क्या किया गया, फ्यूज कराया गया, इसको और इसको। तो यहाँ पे जो चीज़ बनी उसे हाइब्रिडोमा सेल्स के नाम से जाना गया, राइट। तो हाइब्रिडोमा सेल्स बेसिकली एक प्रकार का फ्यूजन है किसका, माइलोमा सेल्स का और आपकी बॉडी के कैंसर सेल्स का। हाइब्रिडोमा सेल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक एंटीबॉडी विद इमोर्टैलिटी। हाइब्रिडोमा सेल्स के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो एक स्पेसिफिक टाइप के एंटीबॉडी को बना सकता है, वो भी बगैर रुके और बगैर लिमिटलेस, मतलब कि कंटिन्यूसली बनाता ही रहेगा। पैग
पॉलीफिलिन ग्लाइकॉल और संडे वायरस वॉज यूज फॉर द फ्यूजन। इन दोनों सेल्स को फ्यूज कराने के लिए कौन सा मीडिया यूज किया गया था? ये कई बार एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जा चुका है। सो आंसर इज दैट इज संडे वायरस और पेग मीडिया। Myeloma cells are the myeloma cells are the uh, HGPRT. HGPRT नेगेटिव। HGPRT क्या है? हाइपोजेंथिन ग्वानिन फॉस्फोराइड ट्रांसफरेजेस। और इस माइलोमा सेल्स में बेसिकली ये जीन जो होती है वो क्या होती है? नेगेटिव होती है। फॉर द सिलेक्शन ऑफ फाइब्रोमा सेल्स हैट मीडिया वाज यूज्ड। कौन सी सेल्स आपकी ट्रांसफर हुई है, कौन सी नहीं हुई है, उसको जानने के लिए हैट मीडिया क्या किया गया है? यूज किया गया है। हैट मीडिया क्या है? Unused myeloma cells cannot grow because they lack HGPRT. Unused means unfused का मतलब हुआ जिससे फ्यूजन नहीं हुआ है। सिर्फ अगर आप माइलोमा सेल्स को लेकर के आते हैं तो बेसिकली HGPRT जीन उसके पास नहीं है, लैक करता, दैट इज वाई वो सेल्स क्या होगी? कंटिन्यूसली ग्रो नहीं कर पाई, मर जाएगी। Unfused spleen cells cannot grow indefinitely because they are a limit lifespan. अनफ्यूज जो स्प्लिन सेल्स होती है वैसे ही एनिमल सेल्स से बाहर में रखने पर क्या होता है? डेथ हो जाती है। तो अगर आप उसको ग्रो कराएंगे तो बहुत टाइम तक चलेगा, नहीं कुछ टाइम बाद वो मर जाएगा। ओनली फ्यूज्ड हाइब्रिड सेल्स आर एबल टू ग्रो इंडिफिनिटली इन द मीडियम because the spleen cells partner supplies HPRT and the myeloma partner has state that it may be immortal. तो जो आपकी हाइब्रिडोमा सेल्स है उसके पास ये दोनों ही प्रॉपर्टी आ गई है। नंबर पहला कि अब उसके पास बेसिकली इन सब चीज़ों का माइलोमा सेल्स जो होती हैं उनके पास इस बात की एबिलिटी है कि वो लगातार कॉन्टिन्यूसली बगैर मरे बगैर विदाउट डेट के ही वो क्या कर सकती है? ग्रो कर सकती है और ग्रो करके डिवाइड भी करेगी और वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी को बना सकती है। और ये दोनों ही प्रॉपर्टी अलग अलग सेल्स से क्या की गई है? ली गई है, राइट। ऐसी प्रॉपर्टी जो जीन है वो बेसिकली आपको स्प्लिन सेल से मिला है और माइलोमा सेल से क्या मिला? दैट इज इमोर्टलिटी का प्रॉपर्टीज मिली है। हैट मीडिया का फुल फॉर्म क्या है? दैट इज हाइपोजेंथिन इम्यूनोफ्रेनिक सेलेक्टिव मीडिया है। अम्योफ्रेनिन एक एंटीबॉडी होती है जो कि ब्लॉक करता है टेट्रा हाइड्रोक्लोराइड को, इसे रिक्वायर्ड इन डीएनए पाथवे। ये पाथवे आपको दोनों ही पढ़ने हैं, डीएनए पाथवे और दैट इज सॉल्वेज पाथवे। HGPRT एंजाइम रिक्वायर इन साल्वेज पाथवे। HGPRT जो एंजाइम होती है वो साल्वेज पाथवे में क्या होती है? रिक्वायर्ड होती है। और हाइब्रिडोमा सेल्स इनहेरिटेड फंक्शन HGPRT फ्रॉम स्प्लिन सेल्स। और माइलोमा जो हाइब्रिडोमा जो सेल्स है उसके पास HGPRT जो जीन है वो कहाँ से आई है? दैट इज स्प्लिन सेल से आई है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आप लोगों ने देखा कि बेसिकली किस तरीके से आपकी इम्यूनोलॉजी का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो यहाँ पे समराइज किया गया। होपफुली कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और आपकी प्रिपरेशन से थोड़ा बहुत क्या करेगा? हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से स्टडी फोकस करते रहिए और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।